अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैबुल हसन आपसे मुखातिब है। कैफ स्टूडेंट्स एंड स्पेसिफिकली एफ ए आर 1 स्टूडेंट एंड सम हो FAR 2 स्टूडेंट्स जो स्टैंडर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं आई कैप के एग्ज़ाम्स में। अगर आपने स्टार्ट ऑफ द सेशन में या मिड ऑफ द सेशन में अगर आपने स्टैंडर्ड्स परचेज़ कर लिए थे और अभी तक आप उसको यूज़ नहीं कर पाए या आपको अभी आइडिया नहीं हो रहा कि इसको कैसे यूज़ करना है एग्ज़ाम्स में और इसमें चीज़ें किस तरतीब में गिवन है और कैसे हम इसको मैक्सिमम यूज़ इससे ले सकते हैं। चूँकि आई कैप ने अलो किया है स्टैंडर्ड्स को एग्ज़ाम में लेके जाना, तो इसका मतलब है हमें इससे बेनिफिट हासिल करना चाहिए। अगर आई कैप ने हमें ये बेनिफिट दिया है तो फिर हमें ये बेनिफिट लेना चाहिए और इसे ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें ये अगर यहाँ से मार्क्स मिल सकते हैं तो फिर हमें लेने चाहिए यहाँ से इसको यूज़ करके। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने परचेज़ तो कर लिए थे लेकिन उनको यूज़ नहीं कर पाए सही तरह से, और वो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने परचेज़ किए थे, यूज़ भी किए थे, लेकिन अभी तक कंफ्यूज हैं कि ये कैसे इनको यूज़ किया जा सकेगा या इनका पैटर्न क्या है या बेस्ट यूज़ क्या हो सकता है स्टैंडर्ड से। तो दोनों के लिए ये वीडियोस मौजूद है। सबसे पहले स्टैंडर्ड्स का इंट्रो। आपके पास A1 और A2 मौजूद होगा जिसमें स्टैंडर्ड्स डिस्कस्ड हैं, रूल्स और सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद आपके पास B होगा जहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं इस B में। तो हमारे काम के यही 3 स्टैंडर्ड्स होंगे और ये 2 स्टैंडर्ड्स C1 और C2 हमारे काम का नहीं है। ओके, अब इनमें क्या एक्सप्लेन है, अगर मैं शॉर्टली ये बता दूं कि ये A1 और A2 में हमारे स्टैंडर्ड्स मौजूद होते हैं जिसमें रूल्स हैं कि कैसे रिकग्नाइज़ करना है, कैसे उनको बाद में मेजर करना है, कैसे उनको प्रेजेंट करना है, डिस्क्लोजर नोट्स क्या होंगे, वो सारा कुछ A1 और A2 में मौजूद उन्होंने हर चीज़ डिस्कस की है और उसको अप्लाई किया है, A1 और A2 को अप्लाई किया है B में। और यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ बताया है। एग्जांपल का क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पहले गिवन करते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व किया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने प्रेजेंटेशन दे दिया B में। ओके, तो अगर आपने अभी तक इनको यूज़ नहीं किया या यूज़ किया लेकिन हास अ, किसी खास लेवल तक यूज़ नहीं किया, तो फिर अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। 2 तरह की चीज़ें होंगी। FAR 1 में तो स्पेसिफिकली IAS ही मौजूद होते हैं। आपके मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं IAS से रिलेटेड। 2 चीज़ें होती हैं, IAS होता है और IFRS होता है। नाम का ही डिफरेंस है और कोई खास डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो भी बता दूंगा यहाँ पे जो आपसे रेलिवेंट होगा, कि इसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहे हैं और इसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कह रहे हैं, ठीक है। और आपके टॉपिक में ज़्यादातर IAS होंगे। FAR 1 से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। अगर FAR 2 वाले स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं तो उनके लिए फिर IFRS भी मैटर कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में मोस्टली IFRS भी मौजूद हैं, जबकि R1 में मोस्टली IAS ही मौजूद हैं। अच्छा, इसमें तो ये IAS जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जस्ट लाइक IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड फर्दर तमाम स्टैंडर्ड्स, तो ये आपके A1 में मौजूद होंगे। A1 में आपके आएंगे ज़्यादातर मोस्टली A1 में IFRS डिस्कस होंगे और ये A2 में मौजूद होंगे। तो FAR 1 स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर A2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू A1, और B तो कॉमन है। B में तो IAS की एग्जांपल्स भी और IFRS जितने हैं उनकी भी एग्जांपल्स भी B में डिस्कस्ड हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इनका पैटर्न क्या होता है, इनको जो एक्सप्लेन किया होता है IAS में और IFRS में, इसमें डिफरेंस अगर बात करूँ तो सबसे पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी स्टैंडर्ड का, कोई भी स्टैंडर्ड हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दोनों केसेस में चाहे IAS हो और चाहे IFRS हो, सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव लिखा होता है। ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड भी कोई MCQ टाइप की कोई चीज़ आ सकती है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, अगर किसी भी टॉपिक से हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव एट द स्टार्ट ऑफ, मतलब अगर आप ओपन करते हो अपना IFRS या IAS, ये आपका स्टैंडर्ड आपने ओपन किया, ये फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है, तो यहाँ पे लिखा होता है कि आपको किस किस IAS में घूम रहे हो, मतलब ये कौन सा IAS आपने खोला हुआ जो पेज है, ठीक है। इसको आगे स्क्रॉल करते जाओगे पेजेस तो आगे अगला आ जाएगा स्टैंडर्ड। अगर ये IAS 16 चल रहा है तो फिर उससे नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है।
तो इस सीक्वेंस में मौजूद होती हैं सारी चीज़ें, और यहाँ पे पेज बाय पेज लिखा होता है। आपने स्टैंडर्ड ओपन करना है और एक सीक्वेंस में तमाम स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। आप फ़ौरन से IAS 16 में पहुँचेंगे, और IAS 16 में पहुँचने के बाद सबसे पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव लिखा होता है। अगर ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्टैंडर्ड के बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पेज पे लिखा होगा। उसके बाद स्कोप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका MCQ में। और क्योंकि उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ पूछी जा सकती है। तो ऑब्जेक्टिव के फ़ौरन बाद, ऑब्जेक्टिव छोटा सा होता है, उसके बाद आपका स्कोप स्टार्ट हो जाता है। ये 1-2 पेज पर जा सकता है, और दोनों केसेस में IAS हो या IFRS हो, ज़्यादा फोकस R1 वाले स्टूडेंट IAS पे ही रखेंगे। हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान से रखनी है, यहाँ से डिफरेंस एक आता है कि डेफिनेशन, ये डेफिनेशन यहाँ पे आपको जो IAS है उसमें स्कोप के फ़ौरन बाद डेफिनेशन मिल जाएगी, जबकि जो IFRS है वहाँ पे स्कोप के फ़ौरन बाद डेफिनेशन नहीं होंगी। मतलब आप स्टैंडर्ड ओपन करोगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव मिला आपको, फिर स्कोप मिला, फिर इस पेज पे सारा स्कोप चला, यहाँ तक स्कोप चला, फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहेगा डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड उस स्टैंडर्ड में जितनी भी डेफिनेशन पॉसिबल उसको लगती हैं कि ये एक्सप्लेन हो जानी चाहिए, जो टर्म्स यूज़ हुई होंगी स्टैंडर्ड में, वो सारी टर्म्स यहाँ पे डेफिनेशन में वो सारी लिख देगा नेक्स्ट पेज तक। ठीक है, वो डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर फ़र्ज़ करो किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही, किसी वर्ड की एक्सप्लेनेशन आप चाहते हो सकता है वो डेफिनेशन में मौजूद हो, तो आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में कई दफ़ा होता है, या कई दफ़ा MCQ टाइप क्वेश्चन में भी तो डेफिनेशन काम आ जाती हैं। और कई दफ़ा किसी चीज़ को एक्सप्लेन ही डेफिनेशन ने किया होता है, मतलब कोई चीज़ का फॉर्मूला होता है और आप उसको उसकी डेफिनेशन से ही देख सकते हो। एक चीज़, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड में क्या होता है, उसके बाद स्टैंडर्ड में इनिशियल रिकग्निशन एंड मेजरमेंट, कि आपने अगर कोई चीज़ है तो उसको कैसे रिकग्नाइज करना है सबसे पहले। जस्ट लाइक इसमें आपका अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करूँगा, कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट काफ़ी कम्प्रीहेंसिव स्टैंडर्ड है, तो मैं बार बार उसका ही नाम ले रहा हूँ। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करूँ तो कैसे उसको रिकग्नाइज करना है आपको मालूम होना चाहिए, और ये स्टैंडर्ड में, ये चीज़ आप याद भी करते हो, ये स्टैंडर्ड में मौजूद भी है। ठीक है, कि वो अवेलेबल फॉर यूज़ हो, इंटेंडेड पोजीशन में हो मैनेजमेंट की, तो ये सारा कुछ स्टैंडर्ड में यहाँ पे लिखा होगा। अब ये कहाँ पे लिखा होगा, मैंने आपको बता दिया, लोकेशन, ऑब्जेक्टिव, फिर स्कोप, फिर डेफिनेशन, और उसके बाद ऑलमोस्ट ये इनिशियल रिकग्निशन एंड मेजरमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इनिशियल रिकग्निशन में ये आ जाएगा। फिर मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट कैसे होगी, जस्ट लाइक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बात करूँ तो कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आ जाता है, कि उसकी कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ शामिल हो सकती है कि नहीं। ये सब चीज़ें आप याद करते हो, ये स्टैंडर्ड से मिल जाएंगी। और मज़ीद सारी चीज़ें भी कि इनिशियल मेजरमेंट और रिकग्निशन कैसे होगी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद चंद चीज़ें मज़ीद हो सकती हैं, लेकिन एक छोटे से गैप के बाद आपके पास सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आ जाएगी। अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के बाद में आपने उसको कैसे मेजर करना है, जस्ट मैं दोबारा PPE बताऊँ तो वहाँ पे हो सकता है कि भाई आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है बाद में, जब भी साल गुजरेगा, टाइम पीरियड गुजरेगा, डेप्रिसिएशन के मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, बाद में रीवैल्यूएशन मॉडल भी आ सकता है कि कॉस्ट मॉडल पे चलना है या रीवैल्यूएशन मॉडल पे चलना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद होंगी। दोबारा हर स्टैंडर्ड में ऐसा होगा, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, स्कोप आएगा, इनिशियल उसी स्टैंडर्ड से रिलेटेड डेफिनेशन आएंगे अगर IAS है, डेफिनेशन के बाद इनिशियल रिकग्निशन एंड मेजरमेंट आएगा, फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट्स आ जाएंगी। ठीक है, और मज़ीद अगर टॉपिक डाइवर्स है तो उसकी छोटी मोटी जो कम्प्लेक्सिटीज़ होंगी वो डिस्कस होंगी, और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे डिस्क्लोजर पे। ठीक है, और डिस्क्लोजर पे पहुँचेंगे तो कैसे उसका नोट बनेगा, नोट में कौन सी चीज़ आप डिस्क्लोज कर रहे होंगे, और उसके बाद अपेंडिक्स आ जाएगी। अपेंडिक्स से ज़्यादा काम नहीं होता, अपेंडिक्स से काम होता है अगर आप यहाँ पे जाओ IFRS में, अगर आप IFRS डील कर रहे हो तो अपेंडिक्स में डेफिनेशन चल जाती है। मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे एक डिफरेंस आता है, और वो यही था कि ये अब अपेंडिक्स में चले गई हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि डेफिनेशंस IAS के केस में हम आपकी स्कोप के फ़ौरन बाद डेफिनेशन आ रही होती है स्टैंडर्ड के अंदर ही, जबकि IFRS के केस में स्टैंडर्ड सारा डिस्कस हो जाता है, ऑब्जेक्टिव डिस्कस हो जाता है, स्कोप डिस्कस हो जाता है, इनिशियल मेजरमेंट और रिकग्निशन हो जाती है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हो जाती है, फिर अपेंडिक्स आता है, डिस्क्लोजर हो जाता है, अपेंडिक्स आता है, और उसमें डेफिनेशन लिखी होती हैं। तो अगर आप IFRS देख रहे हो, उसमें से कोई चीज़ तलाश करना चाह रहे हो, और अगर आपको चाहिए कि कोई डेफिनेशन मिल जाए, तो आपने ये स्टैंडर्ड ओपन करके स्टार्टिंग में नहीं देखना, क्योंकि अगर आप IFRS ओपन किया हुआ है तो ये आपको स्टैंडर्ड के एंड पे मिल रहा होगा अपेंडिक्स में। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने का मकसद क्या था कि आपको लोकेशन समझ आ जाए कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पे मौजूद होती है स्टैंडर्ड में। ऐसा अब वो स्टूडेंट जिन्होंने यूज़ किया है थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड ड्यूरिंग द सेशन, उसको तो समझ लग जाएगी कि हाँ यार ये ऐसा होता था। मैंने अगर कोई चीज़ पढ़ी थी तो 3 4 5 6 स्टैंडर्ड्स मैंने बुक से पढ़े हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलती है उनको थोड़ा बहुत आइडिया शुरू हो जाएगा मिलना। और यहाँ पे मैंने दोबारा भी एक्सप्लेन कर दिया कि आपके पास ऑब्जेक्टिव, स्कोप, ये किस
सीक्वेंस में मौजूद होते हैं स्टैंडर्ड्स में, और अब वो स्टूडेंट जिसने अभी तक नहीं भी देखा स्टैंडर्ड को, ठीक है, उसको भी कुछ आइडिया यहाँ से मिल सकता है कि भाई आपने किसी भी टॉपिक से, फ़र्ज़ करो आपके पास है टॉपिक इम्पेयरमेंट का, और आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, अब आपने पहले देखना है कि वो चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है, उसके डेफिनेशन से उसको वो चीज़ मिल सकती है कि क्या हो सकता है। कई दफ़ा एक टर्म ही समझ नहीं आ रही, तो एक टर्म वो यूज़ कर देता है क्वेश्चन में और वो टर्म नहीं समझ आ रही होती, फिर आप देख सकते हो कि यार उसकी डेफिनेशन में तो नहीं मौजूद, ठीक है, और वो आपका स्टैंडर्ड है आपका IS 36, ठीक है। आपने फिर क्या करना है कि IS 36 में जाना है सबसे पहले, स्टैंडर्ड को आगे पेज करते चले जाना है। IS आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपको मिल जाएंगे, IS आपको मिलेंगे A2 में, जो बुक A2 है उसको ओपन करना है, आगे पेज स्क्रॉल करने हैं, IS 36 लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे आपको ऊपर, ठीक है। उसको मिलने के बाद वो IS 36 मिलेगा, आपने डेफिनेशन चाहिए, और मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, फिर स्कोप मिलेगा, और फिर यहाँ पे डेफिनेशंस मिल जाएगी, और डेफिनेशन में आपने वो टर्म ढूंढ लेनी है। अब यहाँ पे आपको टाइम नहीं लगेगा, और वो स्टूडेंट जिसको ये भी नहीं मालूम कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मिल सकती है, वो तो फिर ढूंढते ही रह जाएगा कि भाई कहाँ पे चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाता है तो अब आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हो। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल रिसेंट अटैम्प्ट मतलब 2022 की जो आपकी सितंबर अटैम्प्ट थी, उसमें R1 के सब्जेक्ट में उसने स्टैंडर्ड से यूज़ करने के लिए बच्चों को एक क्वेश्चन दिया जो कि था आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का। ये पहली अटैम्प्ट थी जिसमें स्टैंडर्ड से टेस्टिंग होनी थी, और उसने पहली अटैम्प्ट में ही ऐसा क्वेश्चन डाला कि बच्चों को पता लगना चाहिए कि अगर वो स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं तो उनको कितना फ़ायदा मिलता है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये स्टूडेंट्स इतनी इंपॉर्टेंस इस टॉपिक को नहीं देते, एक जनरल सा टॉपिक होता है, और उनकी कोशिश होती है एक दो MCQ आएगा और उसको भी हम ओवरऑल तो जो लेक्चर्स लिए हैं उनकी बेसिस पे सॉल्व कर ही लेंगे। लेकिन अभी जो अटैम्प्ट गुजरी है उसमें उसने 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, और ट्रू फॉल्स से, और वो इजीली इजीली स्टैंडर्ड से रीड आउट करके तमाम चीज़ें मिल जाती थी। वो ट्रू और फॉल्स आप इजीली स्टैंडर्ड से रीड आउट करके, आपने स्टैंडर्ड खोलना, आपके पास सिर्फ स्टैंडर्ड होने चाहिए, और आपको अगर 10 मिनट मिल जाए ना, आपके पास सिर्फ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और आप 10 मिनट ले लें, और वो ट्रू फॉल्स आप इजीली कर सकते थे। अगर आपने पहले कभी स्टैंडर्ड यूज़ भी नहीं किए, अगर पहले यूज़ किया तो फिर उन स्टूडेंट के लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए थे उस क्वेश्चन को करने के लिए, और वो 6 से 7 नंबर। और जिसने कभी यूज़ नहीं भी किया, उसके पास स्टैंडर्ड थे, तो फिर भी अगर वो स्टैंडर्ड से हिम्मत करता और देखने की कोशिश करता ना, तो 10 से 12 मिनट्स के अंदर उसको वो चीज़ें मिल जाती। तो स्टैंडर्ड साथ लेके जाना इम्पॉर्टेंट है। अब वो स्टूडेंट जिसने स्टैंडर्ड बिल्कुल साथ लेके भी नहीं गया, तो वो ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का एक बड़ा क्वेश्चन जो कि 6-7 मार्क्स का था, चाहे ट्रू फॉल्स था, लेकिन वो इस लेवल का था कि आप लेक्चर से उसको एज इट इज़ क्लियर करना मुश्किल था, ठीक है। उसका मतलब ठीक है आपके पास नॉलेज हो सकता है, आपके टीचर उसको कम्प्लीटली बहुत अच्छे से पढ़ाते हो, लेकिन उसके बावजूद जो क्वेश्चन था, चूँकि इंपॉर्टेंस बच्चे बहुत कम देते हैं इस टॉपिक को, और वही रीज़न हुई कि उसने उसी टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन बनाया कि भाई जो स्टैंडर्ड साथ लेके गया है और थोड़ी बहुत हिम्मत करके उसको खोल के देखना चाहता है, ये देख सकता है, तो उसके लिए ये फ्री मार्क्स थे। और इस वजह से स्टैंडर्ड साथ लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है कम अज़ कम। और अगर आपने साथ साथ नहीं पढ़ा, तो अगर आपने ये समझ लिया कि उसका पैटर्न क्या होता है स्टैंडर्ड्स का, तो फिर आप उससे बहुत कुछ गेन कर सकते हैं।